मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। सभी किसान भाइयों और बहनों को नमस्कार। सरसों कृषि पाठशाला के सीजन 4 की चौथी कड़ी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान और दूरदर्शन के सहयोग से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। पिछली कड़ियों में हमने जाना खेत की तैयारी, बीजों का चयन, बीजोपचार, सिंचाई, गुड़ाई, निराई और रोगों के विषय में। आज की कड़ी में बात करेंगे कीट प्रबंधन, सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग और मौन पालन के बारे में। इस वर्ष सरसों की फसल की क्या स्थिति है और तिलहन उत्पादन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं, इसके विषय में हमें बताया संस्थान के निदेशक डॉक्टर पी.के. राय ने। किसान भाइयों, कृषि शिक्षा कार्यक्रम का ये चौथा सीजन है और उसके चौथे एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जहाँ तक राई सरसों की वर्तमान स्थिति है फसल की, तो किसान भाइयों जो जल्दी बुआई की गई फसल थी वो लगभग पकने को आ गई है। और अगर देखा जाए तो शुरू में हमने जो बात किया था कि पूरे भारत के स्तर पर इस बार राई सरसों का जो क्षेत्रफल है, रकबा है, उसमें करीब 4% की कमी आई थी। और शुरू में आपने देखा भी होगा कि जो नवंबर का प्रथम जो पखवाड़ा है तब तक कई क्षेत्रों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और जो कि बुआई का समय है खास करके, तो इस वजह से भी किसान भाइयों आपकी जो फसल की बुआई है कई जगहों पर काफ़ी लेट से हुई और जहाँ थोड़ा जल्दी हो गई थी वहाँ तो फसल चल गई। तो लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि पूरे इस सीज़न में, क्रॉप सीज़न में बीच बीच में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है और तापमान बाद के दिनों में अच्छा रहा। और ये संजोग ही कहेंगे कि इस बार किसी भी तरह की किसी बीमारी या किसी कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप कहीं भी देखने में नहीं आया है। तो जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार अगर देखें तो चूँकि रकबा कम हुआ है तो कुल उत्पादन हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन उत्पादकता में कोई असर नहीं होगा, बल्कि मेरा ये मानना है कि उत्पादकता काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हम लोग जो देश के विभिन्न राज्यों से जो भी हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, सूचनाएं हैं, उसके अनुसार फसल बहुत अच्छी स्थिति में है। तो अच्छी फसल के लिए आप सभी को बधाई। जहाँ तक बात करेंगे हम भी जो आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बताया कि जो थोड़ा जल्दी बुआई हो गई थी वो फसल कटने की अवस्था में आ गई है और जो थोड़ा लेट बुआई हुई है उसमें जो फलियां हैं उनमें भराव चालू है। और अब जो तापमान की स्थिति ऐसी बन रही है कि अब कोई बीमारी आने की संभावना शायद नहीं के बराबर ही है। अब रही बात जैसे कटाई और मड़ाई की बात करते हैं, तो कटाई जैसा हम बार बार बताते रहते हैं कि जब कटाई की जो उचित अवस्था है वो करीब जो 70% जो फलियां हैं वो सुनहरी करीब हो जाएं, वही एक अच्छी अवस्था है जिसमें आप कटाई कर सकते हैं। और कटाई करने के बाद करीब एक सप्ताह तक अगर तापमान ठीक ठाक है और वातावरण में आपको ऐसा लगता है कि कोई बारिश या किसी ओला पड़ने की संभावना नहीं है तो आप खेत में छोड़ सकते हैं, वरना आप ये खलिहान में ला करके थ्रेसिंग फ्लोर पर इसको 1 हफ्ते करीब सुखा लें। और सूखने के बाद जब आप फलियां तोड़ेंगे तो उसमें जो अच्छी तरह से फलियां टूट जाएं आराम से, और उसमें जो बीज है उसमें करीब एक अंदाजन 10% के आसपास जो नमी है उस समय वही अच्छी अवस्था होती है जिसमें आप थ्रेसिंग कर सकते हैं, चाहे थ्रेसर से या जो भी आपकी कूट के, जैसे मड़ाई कहीं करते हैं किसान भाई, बड़े जो छोटे पैमाने पे खेती कर रहे हैं, तो आप जो भी विधि अपनाते हैं आप मड़ाई करें। मड़ाई करने के बाद फिर जो दाने हैं इनको भी अच्छी तरह सुखाना चाहिए थ्रेसिंग फ्लोर पर। दिन में आप फैला दें और शाम को इसको इकट्ठे बना के, ढेर बना के, और उसको किसी पॉलीथीन से ढक दें ताकि रात में वो ज़्यादा ओस से प्रभावित ना हो बीज। तो इस तरह से अगर आप 3-4 दिन करेंगे तो आपका जो बीज में जो दाने हैं उनमें करीब 8 से 10% के आसपास नमी रह जाएगी और वो भंडारण के लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहता है बीज। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अगले सीजन से एक जो नेशनल मिशन है एडिबल ऑयल का, जिसमें ऑयल सीड को फोकस किया गया है। पीछे एक मिशन चला था जिसमें पाम ऑयल को फोकस किया गया था। अभी जो भारत सरकार एक मिशन लेके आ रही है और इस मिशन में बहुत सारी अच्छी बातें हैं
और मिशन करीब करीब जितने भी राज्य हैं उत्पादन करने वाले सरसों को, उनमें भी, और जिन राज्यों ने अभी इच्छा व्यक्त करी कि सरसों की फसल को वहाँ भी लेने का, जैसे हमारे जो दक्षिण के राज्य हैं काफ़ी राज्यों में, उनमें भी कुछ राज्यों ने ये अपनी मंशा जाहिर करी है कि हम सरसों की खेती को बढ़ावा देंगे। तो ऐसे में जो भारत सरकार का ये मिशन है, ये वैसे तो जो मिशन चलाए जाते हैं भारत सरकार के, ज़्यादातर मिशन 5 साल के होते हैं, लेकिन ये मिशन एक ऐसा है जो 7 साल के लिए होगा। तो ये अपेक्षाकृत लंबे समय के लिए है और ये ध्यान में रख के चलाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो तिलहन के क्षेत्र में हम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं और करीब करीब हमारी जो आवश्यकता है उसका 60 से 65% तक हम आयात से पूरा कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के ये मिशन चलाया जाएगा और इस मिशन में बड़े पैमाने पे क्लस्टर डिमॉन्स्ट्रेशंस भी लगाए जाएंगे, बीज की उपलब्धता भी किसान भाइयों को सुनिश्चित की जाएगी और भी आदान जो ज़रूरी हैं, चाहे वो उर्वरक हो या कीटनाशक हो, फफूंदीनाशक हो, जो भी रसायन की ज़रूरत है, वो सारे आदान भारत सरकार व्यवस्था करेगी, आपको राज्य सरकार के माध्यम से ये प्राप्त हो किसानों का समय पर। और प्रजातियां जो अभी से चिन्हित की जा रही हैं और उन प्रजातियों के बीज अच्छी मात्रा में उत्पादित हों, इसको भी सुनिश्चित कर रही है भारत सरकार। चाहे अलग अलग एजेंसीज हैं, चाहे वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो, स्टेट सीड कॉरपोरेशन हो, या विश्वविद्यालय हो, या ICR के संस्थान है, या सीड हब है, और कुछ इसी क्रम में कुछ और भी सीड हब, जो तिलहन के सीड हब है, वो भी देश में स्थापित किए जा रहे हैं। और ये मिशन में राई सरसों एक प्रमुख फसल के रूप में रहेगा इस मिशन का हिस्सा। तो इसमें भी जो हमारे किसान भाई हैं जो तिलहन का उत्पादन करके हैं, खास करके राई सरसों के उत्पादन में लगे हुए हैं, उनको इससे काफ़ी लाभ होगा। और जो तकनीकी जानकारी है, सबसे बड़ी बात है, आदान की उपलब्धता तो है, बीज की उपलब्धता है, सारी चीज़ें होने के बाद भी जो तकनीकी ज्ञान आवश्यक है जो वैज्ञानिक खेती करने के लिए, वो भी इसमें बहुत तरह की ट्रेनिंग्स, प्रशिक्षणों के माध्यम से, चाहे वो किसान भाइयों को सीधे प्रशिक्षण दिए जाएं या फिर जो प्रसार कार्य में जो लगे हुए पर्सनल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में, उनको भी प्रशिक्षित करने का इसमें प्रावधान है। इस वर्ष फसल में रोगों का प्रकोप कम है, लेकिन चैंपा का प्रकोप हो सकता है। इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, आइए जानते हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा से। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी भारत में जो सरसों की खेती की जा रही है, तो इस वर्ष मौसम में सरसों की खेती के अनुकूल रहा है और बहुत अधिक हम देख रहे हैं कि कोई बीमारी का प्रकोप नहीं है, कोई कीट का प्रकोप नहीं है। हालांकि हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने खेतों का लगातार अभी भी निरीक्षण करते रहना है, क्योंकि ये वो समय है जब विशेषकर एक कीट जिसको आप चैपा के नाम से जानते हैं, माहू के नाम से जानते हैं, मोयला के नाम से जानते हैं या एफिड भी बोलते हैं, इसका प्रकोप हो सकता है। ये देखा होगा आपने कि एक बहुत छोटा कीट होता है और पूरे फसल के ऊपर, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे फूल हो, चाहे फलियां हो, उन पे ये चिपक के उनसे रस चूसता है और रस चूस के ये पौधे को बहुत नुकसान करता है। और ये देखा गया है कि प्राय जब तापमान कम होता है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है और अधिक ह्यूमिडिटी होती है, यानी कि 60 से 80% तक की जब ह्यूमिडिटी होती है, तब इस कीट के पनपने का बहुत अधिक चांसेस रहता है। हालांकि अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे खेतों के अंदर भी कि कहीं पर भी चैपा का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर मौसम में कुछ बदलाव होता है, कुछ अधिक समय तक बादल युक्त मौसम रहते हैं और इस तरह का ह्यूमिडिटी बनती है, तो चैपा का प्रकोप बहुत जल्दी हो सकता है। तो मैं सब किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो अपने खेतों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें
और ये कीट ऐसा है कि बहुत तेज़ी से वंश वृद्धि करता है। अगर आप एक दिन खेत में देखेंगे कि हो सकता है आपको 4 पौधे दिखाई दें, लेकिन दूसरे दिन वही 40 पौधे हो जाएंगे अगर आपने उसका ध्यान नहीं दिया है तो। और ये कीट का क्या है कि ये कहीं पर पत्ती पे, फूल पे और फलियों पे चिपक के उनसे रस चूस के उसका नुकसान करता है। और एक हनी ड्यू का भी ये मतलब निकालता है, मधुस्राव बोलते हैं, जो काले फंगस को विकसित करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि काला काला पदार्थ पूरे फूलों के ऊपर से चिपक जाता है, पौधे को ढक लेता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिससे पौधा भोजन नहीं बना पाता है। और हमने ये देखा है कि ये वैसे तो दिसंबर के अंत से ही जब मौसम इस तरीके का रहता है और इवन मार्च तक इसका प्रकोप रहता है, तो जो किसान भाई पहले सरसों की बुआई कर चुके हैं तो वहाँ पर अभी फली की अवस्था में जो फसल चल रही है, तो अब उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इसका प्रकोप बहुत कम होगा। लेकिन जिन किसान भाइयों ने थोड़ी सी बुआई देर से की है और अभी फूल की अवस्था में है, तो वहाँ हो सकता है कि ये आने वाले समय में आपको चेपा का प्रकोप देखने को मिले। तो आप सब लोग जानते ही हैं कि चेपा का एक चीज़ और है कि ये हमेशा बाहरी जो पौधे होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले आता है। तो अपने खेत का चारों तरफ से निरीक्षण करें और यदि आपको दिखाई देता है 1-2 पौधों में जो टहनी होती है, वहाँ पे अगर ये दिखाई देता है तो आप उस टहनी को तोड़कर मिट्टी में दबाकर उसको नष्ट कर दें, ताकि इसकी वंश वृद्धि को रोका जाए और ये आगे बढ़े नहीं है। फिर इसके अलावा किसान भाइयों, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर अधिक मौसम ख़राब है या इसके चेपा की वंश वृद्धि के अनुकूल है, तो फिर आपको इसका केमिकल नियंत्रण करना पड़ेगा। केमिकल नियंत्रण के लिए आपको डाइमेथियोट है, रोगोर के नाम से आता है, 30 EC का 1 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आप ये देखें कि कुछ ऐसे मित्र कीट भी होते हैं जो चेपा को खाके उनका नुकसान करते हैं, जिसमें ग्रीन लैसविंग हो गया, आपका जो सिरपिड फ्लाई हो गई है, कॉक्सिनिला हो गया है, लेडी बर्ड बीटल हो गई है। तो अगर ये आपके खेतों में पर्याप्त संख्या में है तो आप जो केमिकल नियंत्रण है, जो रासायनिक छिड़काव है, उसको ना करें, ये ध्यान रखें, इस चीज़ के लिए है। और एक जो इको फ्रेंडली है, 2% नीम के ऑयल का भी आप चेपा से बचाव के लिए स्प्रे कर सकते हैं, जिससे चेपा से बचाव हो जाएगा। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और ये ना सोचें कि अभी तक अगर चेपा या माहू का प्रकोप नहीं है तो आगे नहीं होगा। अगर मौसम में थोड़ा बदलाव होता है तो चेपा का प्रकोप हो सकता है। इसको समय पर पहचान के इसका नियंत्रण करें। और एक चीज़ हमने और भी देखा है, तो इस समय तो अभी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में ये ध्यान रखें कि नत्रजन उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग ना करें। जिन खेतों में नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, वहाँ हमने अक्सर देखा है कि चेपा का प्रकोप अधिक होता है। और समय पे इसकी बुआई करें। अगर आप 15 अक्टूबर तक इसकी बुआई करते हैं, जो अगेती फसल होती है, वो अधिकतर जो चेपा के प्रकोप से बच जाती है। तो किसान भाई इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि चेपा से बचाव के लिए है। अगर आप इसका बचाव नहीं करेंगे तो ये भी देखने में आया है कि ये चूँकि रस चूसता है, तो उससे क्या आपके दाने सिकुड़े हुए रह जाएंगे, पौधे का आपका जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और तेल की मात्रा में भी 3-4% की कमी आती है। और अगर इसका अधिक प्रकोप होगा तो हमने कई बार देखा है कि करीब 50-60% तक भी की उपज में कमी आ सकती है। तो ये सबसे नुकसानदायक कीट है, तो इसका आप समय पर पहचान कर इसका नियंत्रण करते रहें, तो चेपा से होने वाले नुकसान से आप लोग बच सकते हैं। सरसों की फसल की पैदावार बढ़ाने में मौन पालन की विशेष भूमिका है। साथ ही ये एक रोजगार परक व्यवसाय भी है। हाँ किसान भाइयों, एक चीज़ का और ध्यान रखें कि सरसों की पैदावार बढ़ाने के लिए एक मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कई किसान भाइयों में एक ये धारणा रहती है कि मधुमक्खी सरसों की फसल को नुकसान करती है, तो आप इस धारणा को अपने दिल से निकाल दें। और अभी अगर आप खेत को देख रहे होंगे तो इस पर कई मधुमक्खियाँ भिनभिना रही है और इन मधुमक्खियों का सरसों की फसल के अंदर एक सकारात्मक योगदान रहता है। ये मधुमक्खियाँ पर परागण की प्रक्रिया को बढ़ा देती है, जिससे इसकी उपज में बढ़ोतरी होती है और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। और अनुसंधानों में हमने देखा है कि करीब 15 से 20% तक इसके मधुमक्खी की वजह से सरसों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है।
साथ के साथ कई किसान भाई अगर अपने यहाँ पे मधुमक्खी के बक्से रख के और उससे शहद उत्पादन भी ले सकते हैं। कई जगह देखा गया है कि कुछ किसान भाइयों के खेतों के पास में जो मधुमक्खी पालक होते हैं वो बक्से रख देते हैं, तो विरोध करते हैं। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर वो बक्से रखे हुए हैं तो आपकी सरसों की फसल के लिए एक तरह से लाभदायक है। मधुमक्खियाँ सरसों की फसल के लिए एक वरदान मानी जाती है। और यदि कोई किसान भाई खुद मधुमक्खी पालन करना चाहता है तो सरसों के साथ में मधुमक्खी पालन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसमें सरसों में अधिक समय तक फूल चलते रहते हैं, तो 2 महीने तक फूल रहता है और एक बक्से में 7 दिन के अंदर अंदर ये मधुमक्खियाँ शहद बना देती है और अधिक मात्रा में शहद इसका प्राप्त होता है। शहद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। सरसों के शहद की विदेशों में भी बहुत मांग है। तो जब भी अगर आपके ये आता है कि कोई मधुमक्खी पालक है तो उसको आप सहयोग करें मधुमक्खी के बक्सों को अपने खेतों में रखने के लिए। साथ के साथ खुद एक प्रशिक्षण प्राप्त करें और ये देखें कि अगर आप मधुमक्खी पालन भी सरसों खेती के साथ साथ कर सकते हैं तो इसके दोहरा लाभ होगा। एक तो ये होगा कि आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी, साथ के साथ आप शहद बेचकर एक अतिरिक्त आमदनी भी आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो मधुमक्खियों को संरक्षण करें, ये आपकी सरसों की फसल के लिए लाभदायक कीट है। और ये ध्यान रखें कि जब भी कोई रसायन का छिड़काव करते हैं तो वो दोपहर के बाद करें, क्योंकि साधारणतः शाम के समय पे मधुमक्खी की क्रियाएं कम हो जाती है। सुबह सुबह ये मधुमक्खी अपने यहाँ से परागकण लेती है, मकरंद लेती है जो अपने डिब्बों में लेके जाती है जिससे शहद बनता है। तो आप जब भी कोई रासायनिक, चाहे वो किसी रोग के लिए कर रहे हो चाहे किसी कीट के लिए कर रहे हो, तो आप कम से कम ये ध्यान रखें कि उसका छिड़काव दोपहर में बाद करें, जिससे ताकि मधुमक्खियों को कोई नुकसान ना हो। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। कृषि में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने हमें इसके विषय में बताया विस्तार से। किसान भाइयों, हम ये कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रही है। अगर हम देखें तो चाहे कृषि हो, चाहे आपका मेडिकल हो, चाहे शिक्षा हो, हम ये कह सकते हैं हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। देखिए, हम ये जानते हैं कि सूचना हमारे ज्ञान की जड़ है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपको नवीनतम सूचनाओं का समय पर मिलना अति आवश्यक है। अगर आपके पास सही सूचना सही समय पर है तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। अगर हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात कृषि में करें कि कृषि में इसका उपयोग कैसे हो सकता है, तो मैं बताना चाहता हूं कि कृषि में इसका उपयोग हम 2 तरीके से कर सकते हैं और करते हैं। एक तो है प्रत्यक्ष रूप से और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से इसका उपयोग कैसे करते हैं, जिसके बहुत सारे उदाहरण हैं कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है। जैसे आजकल अगर हम देखें कि हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उससे कैसे हम इसका स्प्रे करते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। आजकल बहुत सी बात की जाती है कि रोबोटिक्स जो है, AI की बात करते हैं, AI का एप्लीकेशन कृषि में कैसे। तो ये जो प्रत्यक्ष उपयोग है ये AI बेस्ड है। जैसे कुछ हम मशीनें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से हम जो उपयोग करते हैं, जिनका आजकल स्वचालित ट्रैक्टर की बात करते हैं, ड्रोन की बात करते हैं, बहुत सारी मशीनें जो हैं जिनका उपयोग हम AI के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये जो उपयोग है सूचना प्रौद्योगिकी का, ये डायरेक्ट उपयोग कहते हैं, जिसको हम प्रेसिजन फार्मिंग कहते हैं। तो ये जो उपयोग है सूचना प्रौद्योगिकी डायरेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से कैसे सूचना प्रौद्योगिकी हमारे किसान भाइयों को, नीति निर्धारकों को, वैज्ञानिकों को सपोर्ट करती है। जैसे
अप्रत्यक्ष रूप से जैसे कि हमें कृषि से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो हमारे को ये पता है कि बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वहाँ से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आजकल जो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो ये सारी जो कृषि मंत्रालय के विभाग हैं, उनकी वेबसाइट्स हैं, उन पर अवेलेबल है। ये भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट है, जिस पर सरसों से संबंधित काफ़ी जानकारी अवेलेबल है कि इस संस्थान ने क्या क्या तकनीकें डेवलप करी हैं, उसके बारे में सारी जानकारी, कौन कौन सी वैरायटी बनाई है वो डेवलप की है, उनकी सारी जानकारी इस पर अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं जो कृषि के लिए और ख़ास तौर से सरसों के लिए उपयोगी हैं, वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से किसान भाई अपनी परिस्थिति के अनुसार उचित किस्म का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे किस्म का चयन करना होता है, जैसे यहाँ से जैसे अब हमने ये जो सॉफ्टवेयर है वो इस तरीके से बताता है कि वैरायटी और पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के लिए हमें अगर वैरायटी सेलेक्ट करनी है तो वो बताएगा। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ से जैसे आपने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, सपोज मान लो आप राजस्थान के लिए ही देखना चाहते हैं। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो हमने भरतपुर के लिए ही देखना चाह रहे हैं, तो भरतपुर के लिए इसमें चूँकि सरसों में सरसों की किस्म को जो सरसों जो है वैरायटी वो सरसों है उसको 4-5-6 ग्रुपों में बांटा गया है। जैसे ब्राउन सरसों है, गोभी सरसों है, इंडियन मस्टर्ड है, करण राई है, तारा मिरा है, तोरिया है, येलो सरसों है। तो जनरली अपने यहाँ पर जैसे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में और राजस्थान में और पूरे देश में अगर हम देखें तो 90% 85% करीब इंडियन मस्टर्ड होती है। तो अगर हम देखें कि इंडियन मस्टर्ड की वैरायटी भरतपुर राजस्थान स्टेट के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए इन परिस्थितियों के लिए जैसे इरीगेटेड है, आपका सिंचित है या असिंचित है, तो अगर हम देखते हैं कि भाई हमें सिंचित परिस्थिति के लिए देखनी है, टाइमली सोन देखनी है। कई बार किसान भाइयों का खेत अगर सही से तैयार नहीं हो पाता तो कोई हम ऐसी भी वैरायटी देखना चाहते हैं कि हमें लेट सोन वैरायटी मिल जाए जो हम कुछ थोड़े दिनों बाद सोन कर बुवाई कर सकें, तो उस तरीके की परिस्थिति के हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे टाइमली सोन के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया, अब ये चाहते हैं कि अर्ली जल्दी पक जाए, लेट पके या मीडियम मैच्योरिटी की है, तो मीडियम मैच्योरिटी की वैरायटी जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब अगर हम सबमिट करेंगे तो ये वैरायटियाँ यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा कि आपके हिसाब से इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये वैरायटियाँ उचित हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी देता है कि क्या ये वैरायटी होता क्या है कि जैसे हमारी बहुत सारी वैरायटियाँ डेवलप हो जाती हैं तो वो सीड चेन में हैं कि नहीं है, उनका सीड प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे ये भी जानकारी देता है कि ये वैरायटी सीड चेन में है या नहीं है। तो जो यस लिखा है ये सारी वैरायटियाँ सीड चेन में है, जो नो है वो सीड चेन में नहीं है। हालांकि चूँकि हमने यहाँ पर उन सारी वैरायटियों को इसलिए रखा है कि ये किसान भाइयों के साथ साथ ये स्टूडेंट, अन्य रिसर्चरों के लिए उपयोग का भी ये सॉफ्टवेयर है। तो अगर कोई किसी इस वैरायटी के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो भले ही वो सीड चेन में नहीं है लेकिन उसकी जानकारी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन किसान भाइयों के लिए इसलिए उपयोगी है कि यहाँ से ये पता लग जाता है कि ये वैरायटी सीड चेन में है या नहीं है। और जब इस पर क्लिक कर देंगे उसके नाम पर तो यहाँ पर वो जो है वैरायटी की डिटेल जानकारी दे देता है कि इस वैरायटी के बारे में डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी, कौन इसका डेवलपर है, कौन से संस्थान से इसको डेवलप किया गया है। तो वहाँ अगर यहाँ की वैरायटी है तो यहाँ पे मिल जाएगा। अगर चूँकि इसमें पूरे देश की वैरायटियों को कंपाइल किया गया है तो यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है कि वैरायटी कौन से प्रदेश, कौन से रिसर्च अनुसंधान केंद्र ने इसको बनाया है। तो वहाँ पर संपर्क करके उसका सीड ले सकते हैं और यहाँ पर जिन वैरायटियों का अवेलेबल है तो यहाँ से उनका सीड की जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार जो सॉफ्टवेयर है तो ये अब जैसे मान लो किसी किसान भाई को ऐसा लगता है कि उसके जो लीफ है, पत्ता है, उस पर कोई बीमारी आ रही है तो वो देखेगा कि भाई इस तरीके का है। उस वैरायटी के वो जो लीफ पर जो सिम्टम्स आए हैं उसके बेसिस पर वो इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये पता कर लेगा किस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। अगर वो इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं ये है तो ये पॉसिबल कौन सी वैरायटी होगी, तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बताएगा आपको कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है। तो इस तरीके से ये सिम्टम्स दिखते हैं उस पर। और जब आगे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आगे जाएंगे तो ये बताएगा ये कौन सी बीमारी थी।
तो यहाँ पे पूरी जानकारी ये अल्टरनेरिया ब्लाइट बता रहा है कि ये जो सिम्टम्स थे वो अल्टरनेरिया ब्लाइट के थे। इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो है इसका कैसे ये बीमारी होती है, कौन सा इसके लिए जिम्मेदार वो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो इस बीमारी को पैदा करता है। और यहाँ से पूरी इसकी जानकारी मिलने के बाद आपको यहाँ से कि पूरा इस जो बीमारी है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी कि ये भाई बीमारी ये है और इसका क्या समाधान होगा। जो अन्य सॉफ्टवेयर हैं जैसे हमने कहा कि ये फोरकास्ट वाला है कि जिसमें हम इसमें क्या करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, इन 2 पैरामीटर्स को हम इसमें डालते हैं। तो पर्टिकुलर लोकेशन पर हम सेलेक्ट करते हैं कि जैसे मान लीजिए भरतपुर है तो ये लोकेशन आसपास की जो मस्टर्ड ग्रोइंग एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है, ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है यहाँ से, क्योंकि इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स थे वो डिफरेंट सेंटरों पर डेवलप किए गए। तो उन सेंटरों पर एक्सपेरिमेंट लगाए गए थे पूरे मस्टर्ड ग्रोइंग एरिया के। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर जो मॉडल डेवलप किए गए थे उनको प्रोग्राम करके बनाया गया। तो इसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के पैरामीटर दिए जाते हैं। उसके बेसिस पे वीकली टेम्परेचर दिया जाता है, उसके बेसिस पे ये फोरकास्ट जनरेट करता है कि कौन सा वो होगा, एफिड कब आएगा, क्या आएगा। इसमें ये 3 पैरामीटर के हिसाब से बताता है। क्रॉप एज एट फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द एफिड, मतलब क्रॉप का क्या वो होगा, कितनी बड़ी क्रॉप होगी जिस समय ये एफिड आएगा, और ये कितनी इंटेंसिटी में आएगा, कितना इसकी इंटेंसिटी होगी कि ये इतने डेज आफ्टर सोइंग, इतने डेज आफ्टर सोइंग आएगा, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कितना ये नुकसान कर सकता है। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से ये जानकारी आपको देता है इसकी एफिड की, और अकॉर्डिंगली जो है किसान भाई इसके मतलब अपने फील्ड में आने वाले इस इंसेक्ट के लिए पहले से तैयार रह सकते हैं, और उसका क्या रेमेडी हो सकती है उसकी भी ये जानकारी यहाँ पे देता है कि ये रिकमेंडेशन दे रहा है कि अब आपको क्या करना है इस परिस्थिति में। तो अभी आपने जैसा देखा कि हमने आपको सारे जो सॉफ्टवेयर्स जो डेवलप किए हैं सरसों अनुसंधान संस्थान ने, वो आपने सभी देखिए। इन सारे सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके किसान भाई भविष्य में कभी भी कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप इन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम एक और बात यहाँ पर जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही है कि इसके माध्यम से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिलती है। जैसे अब हमारे जो संस्थान पे जो भी सूचना है वो हमेशा अपडेट होती रहती हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी जो पुरानी इन्फॉर्मेशंस हो। तो इसलिए ऑथेंटिक सोर्सों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करें। और हमारे संस्थान की ये जितनी भी आपको जानकारी मिली है, जो जितने भी सॉफ्टवेयर इनको हम रेगुलर समय समय पर इनको अपडेट करते रहते हैं। जैसे कोई नई वैरायटी आती है तो हम उसकी जानकारी इसमें अपडेट कर देते हैं। तो किसान भाई इन सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और इनका सदुपयोग कर सकते हैं और अपने कृषि उत्पादन को इनका उपयोग करके बढ़ा सकते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।